इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बेस पर कुछ एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। यह कथन ऑप्शन बी पीटर एफ ड्रकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेता होता है या एक लीडर होता है। अनऑफिशियल या इनफॉर्मल लीडर होता है, अनौपचारिक नेता होता है। एक नेता क्या होता है? अनौपचारिक नेता होता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व है सतत प्रक्रिया। नेतृत्व क्या है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक नेता अपने अनुयायियों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व के प्रमुख स्वरूप होते हैं। नेतृत्व के प्रमुख 3 स्वरूप होते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों के उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जॉर्ज आर टेरी ने कहा है। नेतृत्व व्यक्तियों के उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है, ऐसा जॉर्ज आर टेरी ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व को निम्न भी कहा जाता है। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व को प्रतिभागी नेतृत्व भी कहते हैं। नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेड फाइडलर जी हैं। नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रेड फाइडलर जी हैं। भावी नेतृत्व में किन गुणों को होना चाहिए? भावी नेतृत्व में ये कैरियर विकास है, विकसित दृष्टिकोण है, समय प्रबंधन है, सभी को होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 का आंसर डी है, सभी है। 14 है, कुशल नेतृत्व में निम्न गुण होता है। निर्णय लेने की क्षमता, साहसी, सरल एवं सत्यनिष्ठा, इनमें से सभी। कुशल नेतृत्व में इन सारे गुण का होना कंपलसरी है। दिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट से, यानी संगठनात्मक संघर्ष से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार स्वयं को विरोध की स्थिति में अनुभव करते हैं। यह अंतर्व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो लक्ष्यों के बारे में असहमतियों अथवा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधियों के संबंध में उत्पन्न होती है। संघर्ष की यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो न्यूस्ट्रम तथा डेविश ने दिया है। इसके बाद है, संघर्ष के प्रमुख कारण हैं विशिष्टीकरण, व्यक्तियों में भिन्नताएं और अंत निर्भरता। ये सारे ही रीजन है, संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है समस्या का हल निकालना। संघर्ष समाधान की सर्वश्रेष्ठ तकनीक जो है समस्या का हल निकालना है। चौथा क्वेश्चन है, संगठनात्मक संघर्ष हमेशा कार्यात्मक भी होता है और अकार्यात्मक भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों का और ख, यानी कि कार्यात्मक और अकार्यात्मक होता है संगठनात्मक संघर्ष। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संघर्ष की श्रेणी में आता है? श्रेणी संघर्ष, क्रियात्मक संघर्ष और रेखा कर्मचारी संघर्ष, ये तीनों ही आते हैं संगठनात्मक संघर्ष की श्रेणी में, यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 6 क्वेश्चन, संगठनात्मक संघर्ष समाधान का तरीका है समझौता करना, सत्तावादी निर्देशन, संगठनात्मक कलेवर में परिवर्तन, या सभी करके क्या है संगठनात्मक संघर्ष समाधान का तरीका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे संदेशवाहन या संप्रेषण, यानी कि नेचर, काइंड्स एंड इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, या उस रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं 2। संदेशवाहन के न्यूनतम 2 पक्षकार होते हैं। संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं। संदेशवाहन जाल के प्रकार 4 होते हैं। संदेशवाहन प्रक्रिया के कदम या तत्व होते हैं। संदेशवाहन प्रक्रिया के कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। अंगुरी लता संप्रेषण है। अंगुरी लता मतलब ग्रेप वाइन संप्रेषण किसे बोलते हैं? जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसे कहते हैं। फिर है फिफ्थ, संचार एक अंतरवैयक्तिक प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा है? तो सेलागी तथा वालाश ने, यानी कि ऑप्शन ए, संचार एक अंतरवैयक्तिक प्रक्रिया है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर छठवा है, अध्योगामी संप्रेषण का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आज्ञा, प्रभाव, निर्देश, सभी के लिए जो है अधोगामी संप्रेषण यानी कि डाउनवर्ड का उपयोग किया जाता है। फिर आमने सामने संदेशवाहन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए संप्रेषण का निम्न प्रकार है। इसके लिए जो है वर्बल कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। आमने सामने जब कम्युनिकेट करना है तब मौखिक संप्रेषण यूज करते हैं। लिखित संप्रेषण में निम्न शामिल होते हैं, तो बुलेटिन है, टेलीप्रिंटर है, व्यापारिक पत्रिकाएं, सभी शामिल होते हैं लिखित संप्रेषण में। इसके बाद आगे हम और डिस्कस करेंगे संगठन विकास, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट शॉर्ट में ओडी बोलते हैं इसे। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट है, संगठन विकास संगठन में उन मानवीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता है जो संगठित प्रणाली की कार्यशीलता में वृद्धि करती है ताकि इसके लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। यह कथन है गार्डन एल लिपिड का। इसके बाद क्वेश्चन आता है, संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य है। संगठन विकास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है संगठन का विकास करना। क्या? संगठन का विकास करना इसका मेन उद्देश्य होता है। संगठन विकास अवधारणा है संगठनात्मक परिवर्तन। संगठन विकास का जो अवधारणा फॉलो करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज का। फिर है, संगठनात्मक विकास के कौन से लक्षण हैं? तो नियोजित परिवर्तन है, प्रयोगात्मक शिक्षण है, और परिवर्तन एजेंट की भागीदारी, ये सारे ही इसके लक्षण हैं संगठनात्मक विकास के या ओडी के। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संगठनात्मक विकास का नहीं है? तो इसका विकास का उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन सी,
संघर्ष का प्रभावी प्रबंध करने की दशा का निर्माण नहीं करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है संगठनात्मक विकास का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संगठनात्मक विकास की तकनीक है? तो इसमें समूह निर्माण करना, व्यवहारिक प्रशिक्षण, अंतर समूह विकास करना, ये सभी इसके क्या होते हैं? टेक्निक होते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तन का प्रबंध या परिवर्तन का प्रबंध मतलब मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि परिवर्तन है, चेंज इज नेसेसरी, चेंज करना जरूरी है, अपडेट रहना, दैट इज चेंज। फिर परिवर्तन की गति होती है, परिवर्तन की गति तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है, अत्यंत धीमी भी हो सकती है, मतलब सभी प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है, यह कथन किसका है? यह कथन एलन ने कहा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के किन पहलुओं में परिवर्तन लाया जाता है? तो संगठन की संरचना में परिवर्तन लाया जा सकता है, संगठन की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाया जा सकता है, संगठन की भौतिक वातावरण में परिवर्तन लाया जा सकता है, मतलब संगठन के सभी पहलुओं पे जो है परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन एजेंट निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं? प्रबंधक और बाह्य परामर्शदाता दोनों ही हो सकते हैं। फिर है, संगठनात्मक परिवर्तन में प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों ही। इसके बाद है, व्यक्तिगत प्रतिरोध निम्न कारणों से उत्पन्न होता है, आदत, अज्ञात का भय, आर्थिक तत्व, इनमें से सभी। इन सभी आदत है, अज्ञात का भय है या आर्थिक तत्व है, इनके कारणों से जो है व्यक्तिगत प्रतिरोध उत्पन्न होता है। फिर है, वार्ता एवं समझौता काबू पाने के लिए जो है इसमें क्या सहायता करता है? परिवर्तन में प्रतिरोध, ये जो है क्या करता है? समझौता काबू पाने में सहायता करता है। फिर अजड़ीभूत यानी कि अनप्रेजेंट का तात्पर्य क्या होता है? प्रयोगमूलक ज्ञान तथा परिपालन। इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगमूलक ज्ञान तथा परिपालन। फिर हम देखेंगे संगठनात्मक संस्कृति एवं वातावरण, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संस्कृति का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है, सांस्कृतिक भूमिका, कार्य संस्कृति, सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर संस्कृति हो सकती है, संस्कृति कमजोर भी हो सकती है, मजबूत भी हो सकती है, मतलब दोनों ही हो सकती है। संगठन को नहीं होना चाहिए, पक्ष में क्रियाशील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक संगठनात्मक संस्कृति होनी चाहिए, चारों ही होना, तीनों ही होना चाहिए। आधुनिक संगठनात्मक संस्कृति कैसे होनी चाहिए? समूह उज्ज्वलकर्ता यानी कि टीम ओरिएंटेड होना चाहिए, नॉलेज लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए और अलायंस एंड पार्टनरशिप ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है, संगठनात्मक संस्कृति परिवर्तन में निम्नांकित प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। निम्नांकित, इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, संगठनात्मक वातावरण निम्नांकित है, कर्मचारियों की विश्वास एवं आकांक्षा का मापक होता है। संगठनात्मक वातावरण कैसा होता है? कर्मचारियों की विश्वास एवं आकांक्षा का मापक है।